इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन प्रेयर करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आईएफपीएच निरंतर दैनिक वेबिनार आयोजित करता है। हिंदी में हमारा 7:30 से 8:30 सेशन होता है, 8:30 से 9:30 हमारा इंटरनेशनल इंग्लिश सेशन होता है, और 9:30 से 10:30 हमारा लोकल मलयालम सेशन होता है। आज का हमारा 882 यानी कि 882nd सेशन है। और हमारी जो गेस्ट स्पीकर हैं वो हैं डॉक्टर राजेश्वरी केजी राप्ता। डॉक्टर राजेश्वरी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आईएफपीएच के इस फोरम पे। और इनका एक मैं इंट्रो यहाँ शेयर करना चाहूंगी। डॉक्टर राजेश्वरी इज DHMS एंड MBA इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ नागालैंड। और इनके काफी सारे अलग स्किल्स भी हैं। IT स्किल्स हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वेरियस स्किल्स हैं, ऑनलाइन टीचिंग, एंटीनेटल केयर और डी ट्रेनिंग। तो काफी वेरिड इनके वो हैं, एजुकेशन रहा है। और इनका एज अभी फिलहाल ये अभी एम्प्लॉयड हैं एज एक्स डीन या फिर प्रिंसिपल रह चुकी हैं, अभी प्रिंसिपल भी हैं, HOD एंड प्रोफेसर ऑफ एनाटमी एट MUHS नासिक। एंड वर्चुअल हेल्थ केयर में भी काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। इन्होंने एक नेशन वाइड प्रोजेक्ट किया था, घर घर होम्योपैथ फॉर ट्रेनिंग पीपल इन इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन अवेयरनेस, CPR एंड फर्स्ट एड होम्योपैथी। यानी कि किस तरह से आप किसी आदमी की जान बचा सकते हैं जब वो आउट ऑफ ब्रेथ या इमरजेंसी सिचुएशन में होता है, उसके ऊपर भी डॉक्टर राजेश्वरी ने काफी काम किया है। तो मैंने जैसा कि बताया, काफी वेरिड एजुकेशनल एंड ऑब्वियसली प्रैक्टिस भी कर रही हैं, अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रही हैं। और ये साथ साथ ये प्रोजेक्ट्स और ये सब भी चला रही हैं। तो डॉक्टर राजेश्वरी का जो आज का टॉपिक है वो है हाइपरटेंशन। इट इज वेरी मच रिलेटेड टू जो भी वो काम कर रही है। हाइपरटेंशन एक बहुत बड़ा इशू है आजकल। तो उस पे होम्योपैथी किस तरह से हमारी मदद करती है, किस तरह से हम होम्योपैथिक मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर डॉक्टर राजेश्वरी अपना सेशन करेंगे। तो डॉक्टर राजेश्वरी, आप स्टार्ट कर सकते हैं प्लीज। सबसे पहले मैं सभी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल IFPH और गुड इवनिंग एवरीबडी। Thank you IFPH for inviting me and giving me this opportunity. As always, you have been calling me for the webinars. Thank you Dr. Sahani sir. आज दिख नहीं रहे हैं सर, तो अच्छा ये जो एंट्री कर रहे हैं सब लोग एडमिटॉल का, मुझे आ रहा है मैसेज बार बार। सो दिस थिंग इज पॉपिंग अप ऑलवेज। आई थिंक आई हैव बीन द होस्ट हियर, दैट्स व्हाई। हेलो। एम आई ऑडिबल? या एक्चुअली देयर वाज सम नेटवर्क इशू एट माय साइड, ओके। मेरे को So आपको thank you सुनाई नहीं दिया, IFPH सॉरी। once again ओके। for inviting me and giving me this opportunity. यस। Uh, and thank you Neha Kakkar for introducing me so wonderfully. मैं कहना चाहती हूँ कि मैं टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस कर रही हूँ ग्लोबली, और मेरे पेशेंट्स भी ग्लोबली हैं। और आई एम वेरी हैप्पी विद दिस टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस आफ्टर डूइंग 25 years academic experience, also being in hospital administration and doing the variety of work related to health. I am finally settled in telemedicine, and I'm doing the project called as Ghar Ghar Homeopathy, where I'm spreading the यस। awareness regarding the first aid homeopathy, which many people don't know about. First aid, they simply think of use pairs of scissors, bandages, Savlon और क्रोसिन और मेट्रोजिल, सिर्फ इतना रखने से एक फर्स्ट एड किट हो जाता है। बहुत लोगों को सिर्फ इतनी ही जानकारी होती है, लेकिन फर्स्ट एड में बहुत कुछ सिखाया जा सकता है और बहुत कुछ जानकारी है जो हर एक को जानना बहुत ही जरूरी है। नॉट ओनली डॉक्टर्स बट ऑल्सो जो लेमैन होते हैं, जो जनरल पब्लिक होती है, इनको भी इसकी जानकारी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है।
सबसे जो अनफॉर्चुनेट बात ये है कि हमारी जो इंडिया की पब्लिक है, उनमें साइंटिफिक टेम्पर जो होता है, वैज्ञानिक दृष्टि और दृष्टिकोण जो होती है वो बहुत कम है। बहुत भोली पब्लिक है, और वो ज्यादा करके बाबाओं में इनमें सब में बिलीव करके अपना हेल्थ स्पॉइल कर लेती है। चाहे वो मैकडी में जाके बर्गर खा ले या पिज्ज़ा खा ले, और इस तरह से अपना हेल्थ स्पॉइल कर लेती है। और जो हमारे इंडिया में जो योगा और इतने सारे अच्छे अच्छे चीजें हैं, ये सब भूल कर वेस्टर्न मोड ऑफ लिविंग में चले जाती है। और वेस्टर्न जो लोग हैं वो हमारी इंडियन भारतीय पद्धति रहने, जीवन शैली अपना रही है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जो भारतीय लोग हैं वो अपना जीवन शैली भूल कर वेस्टर्न जीवन शैली अपना रहे हैं। तो इसी वजह से बहुत सारे रोग डेवलप हो रहे हैं और बीमार हो रहे हैं लोग। और सिर्फ लोग ही नहीं, मैं तो कहती हूँ कि भारत ही बीमार हो रहा है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। सो मैं ये जो प्रोजेक्ट के द्वारा मेडिकल इमरजेंसीज का अवेयरनेस स्प्रेड कर रही हूँ, और साथ ही साथ फर्स्ट एड होम्योपैथी का भी जो अवेयरनेस है ये स्प्रेड कर रही हूँ। किस तरह से होम्योपैथी उपयोगी किया जा सकता है इसके बारे में मैं जानकारी देती हूँ। और अब तक तो 250 से 300 डॉक्टर्स को मैंने ट्रेन कर चुकी हूँ, जो कि एम्बेसडर्स है इस ट्रेनिंग के, और बहुत अच्छी तरह से वो ट्रेनिंग दे रहे हैं भारत के कोने कोने में। और मेरा तो 1 मिलियन मिशन था 2025 तक, लेकिन हो नहीं पाया। और भगवान चाहे तो जल्दी ही हमारा पूरा भारत सशक्तिकरण हो जाएगा फर्स्ट एड होम्योपैथी में और फर्स्ट एड इमरजेंसी में। तो ये मेरी थोड़ी जानकारी थी। मैम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप। हाँ जी मैम। हाँ थैंक जी। यू। तो आप ये अपना सब। अपना लिंक जरूर शेयर कीजिएगा चैट बॉक्स में, जहां से ये डॉक्टर्स कोर्स अपना ले सकते हैं। वो भी लिंक शेयर करेगा एंड ऑफ द सेशन में। अभी आप अपना सेशन करिए, क्योंकि नहीं तो फिर टाइम उसके लिए कम जी। बचेगा। हाँ जी। अच्छा, तो ये जो लिंक है मैं अपने यूट्यूब चैनल के कमेंट्स में डाल दूंगी, और जिनको भी इसमें इंटरेस्ट है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल का आप एड्रेस टाइप कर दीजिएगा मैम। हाँ। तो मेरा यूट्यूब चैनल जो है आर्ट ऑफ हीलिंग करके है। वो मैम आप एंड ऑफ द सेशन भी डाल सकते हैं। हाँ, हाँ। राइट नाउ यू कैन कंसंट्रेट ऑन योर सेशन। नो यस मैम। इश्यू। यस यस। सो दिस वाज अबाउट, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। ओके। सो टाइम रेस्ट्रिक्शन की वजह से आई जस्ट स्टार्ट ऑफ फास्ट। यस मैम। So it's about hypertension and homeopathy. ऐसा कहा जाता है, एवरी ब्रेथ इज अ रिमाइंडर टू लेट गो एंड लेट द हार्ट बीट स्टडी। Letting go is a very difficult thing, but एवरी ब्रेथ ऑफ अस, जो भी हम श्वास लेते हैं वो श्वास कहते हैं जाने दो। और जब हम जाने दो ये सीख लेंगे, तो बहुत सारी हार्ट की जो बीमारियां हैं बहुत कम हो जाएगी। ये जो फिलोसॉफिकल बात है, लेकिन अब तक हाइपरटेंशन का जो डेफिनेशन है वो इनकम्प्लीट है, अगर आप जानते हो तो कोई भी अभी तक जान नहीं पाया है कि इसका कॉज क्या है। हाइपरटेंशन का कॉज क्या है, ये अभी तक कोई जान नहीं पाया है, कितना भी साइंस डेवलप हुआ हो। सो हाइपरटेंशन जो है, इसका एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड प्रेशर अगर हाई हो जाता है, इसी को हाइपरटेंशन कहते हैं हम। ये एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है, जिनमें हार्ट का जो हृदय का रिस्क बढ़ जाता है, ब्रेन का, मस्तिष्क का जो रिस्क भी बढ़ जाता है बीमारी होने का, किडनीज पर असर पड़ सकता है। और ये अक्सर अलग अलग अदर कंडीशंस के साथ भी एसोसिएटेड रहता है। तो हाइपरटेंशन एक एडल्ट में इसको ऐसा डिफाइन किया गया है कि जब क्लिनिकल सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है, जो ऊपर का जो नंबर होता है और नीचे का नंबर, जो ऊपर का जो नंबर होता है सिस्टोलिक कहते हैं, नीचे का डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऐसा कहा जाता है। सो सिस्टोलिक जो है 140 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 90 जो डायस्टोलिक है वो 90 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
सो 140 mm एंड 90 mm ऑफ Hg, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अभी तक दुनिया में 1.28 बिलियन पीपल जो है 30 से 79 ईयर्स एज के लोग जो होते हैं वो हाइपरटेंशन से सफर हो रहे हैं पूरे पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में। और दो तीन 2/3, 2/3 जो प्रतिशत है वो लो इनकम और मिडिल इनकम कंट्रीज में है, ऐसा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है। तो होम्योपैथी जो है वो हाइपरटेंशन को मैनेज करने के लिए बहुत ही यूजफुल पाया गया है। मैं अपने प्रैक्टिस में कई जो हाइपरटेंशन के लोग हैं इनको हाइपरटेंशन लेकर लोग आते हैं और उनको मेडिसिन बिठाकर मेडिसिन देकर एक 15 मिनट उनको रुक कर फिर चेक करने के बाद मैंने पाया है कि हाइपरटेंशन कम हुआ है होम्योपैथिक मेडिसिन से। लेकिन हाइपरटेंशन को होम्योपैथी में ट्रीट करने के लिए हमारे पास जो मोडालिटीज है, होम्योपैथिक मेडिसिन के जो मोडालिटीज है, ट्रीटमेंट मोडालिटीज है, इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो अब होम्योपैथी का जो जो मैनेजमेंट होम्योपैथिक मैनेजमेंट जो होता है हाइपरटेंशन का, वो कई अलग तरीकों से किया जा सकता है। तो आप अपने अलग अलग होम्योपैथिक डॉक्टर्स अलग अलग पद्धतियां अपनाते हैं। तो यहाँ पर हाइपरटेंशन इन होम्योपैथी कॉन्स्टिट्यूशनल टेंडेंसीज को देखकर, मेंटल स्ट्रेस कितने लेवल तक है, उनके लाइफस्टाइल क्या है, कौन से लाइफस्टाइल ट्रिगर ट्रिगर कर रहा है उनके हाइपरटेंशन को, पेशेंट के हाइपरटेंशन को, और स्पेसिफिक सर्कुलेटरी पैथोलॉजी से वो भी अंडरस्टैंड करके समझ के फिर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। तो इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ड्रग्स और मेडिसिन्स, जो कि होम्योपैथिक लिटरेचर में पाया जा सकता है, मटेरिया मेडिका जो हम पढ़ते हैं, रेपर्टरीज से। और चॉइस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अलग तरह से हम अपने क्लासिकल मेथड्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन जो है इसके थ्रू करते हैं। और सेकेंडली, जो ड्रग्स और मेडिसिन रिसर्च आउटकम से पाया गया है, जो रिसर्च डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल्स है, प्रूविंग्स है, तो इनमें से भी हम मेजॉरिटी स्टडी कर कर भी हम हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट देते हैं। तो जो कॉजेस और सिम्टम्स है हाइपरटेंशन के, इसमें से ऐसा पाया गया है कि 95% केसेस जो हाइपरटेंशन के होते हैं उसमें डिफाइनेबल कॉज ऑफ हाइपरटेंशन अभी तक पाया नहीं गया है। सो ऐसे केसेस जो होते हैं वो प्राइमरी एसेंशियल और इडियोपैथिक हाइपरटेंशन ऐसे कहा गया है। और बहुतांश लोगों में जो एसेंशियल हाइपरटेंशन होता है एकदम उच्च रक्तचाप से ये सफर होते हैं और ये इडियोपैथिक कॉज होता है। और ऐसे केसेस में होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करता है, ऐसे मैंने पाया है। तो इफ हाइपरटेंशन जो होता है वो अगर किसी डिजीज के साथ में पाया जाता है या कोई एबनॉर्मलिटी के साथ में पाया जाता है तो इसे कहते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो या तो समझो वो पेशेंट को अगर ऑलरेडी ही सफरिंग, उसको माता पिता और बच्चे भी होते हैं जैसे अलग डिजीज साथ में, जो कि किथ एंड किन बोलते हैं, जैसे ही सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, और उसके साथ में अगर कोई लिवर पैथोलॉजी है, रीनल पैथोलॉजी है, किडनी सफर हो रहे हैं, तो ये सब जो है किथ एंड किन ऑफ द हाइपरटेंशन। सो इसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहा जाता है। तो ये जो होता है जरा कॉम्प्लिकेटेड होता है और इसमें बहुत स्टडी करना पड़ता है और फिर वी कैन गिव द मेडिसिन। So the causative, in my practice, I have found that in idiopathic hypertension, then you will find that medicines जो होते हैं बहुत अच्छा काम कर लेते हैं. I've seen that. So causative factors here mostly are found that strong familial and genetic predisposition. जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन होता है, फेमिलियल यानी अनुवांशिक होता है। और साथ में एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, वेट गेन होता है, सॉल्ट इनटेक होता है, अल्कोहल इनटेक होता है, स्मोकिंग होता है। ये सब भी साथ में पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है। और
जो यूजुअल सिम्टम्स हम पाते हैं हाइपरटेंशन के साथ, हेडेक्स पर्टिकुलरली एट द बैक ऑफ द हेड, हेड के पीछे, और मॉर्निंग में उठते उठते ही हेडेक के साथ पेशेंट उठता है। लाइट हेडेडनेस होता है, वर्टाइगो और टिनिटस यानी कि चक्कर आना, और कानों में आवाज आना, जैसे बजिंग हो रहा है या हिसिंग हो रहा है कानों में, इस तरह की आवाज आना। एल्टर्ड विजन होता है, अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता, धुंधलापन आंखों में, और फेंटिंग एपिसोड, चक्कर आकर बेशुद्ध हो जाता है पेशेंट कभी कभी। तो ये सब सिम्टम्स है हाइपरटेंशन, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। एक स्टडी किया गया था क्रेचेट ऑल, इसमें पाया गया कि कॉम्प्लीमेंट्री और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन बहुत ही पॉपुलर है ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन के लिए। तो बहुत सारे लोग मदद लेते हैं ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का, कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन का। कोई लोग आयुर्वेदिक लेते हैं, कोई लोग होम्योपैथी लेते हैं। और जो कॉम्प्लीमेंट्री और अल्टरनेटिव मेडिसिन जो है, मोस्ट ऑफ द पीपल हाई प्रेवलेंस है ऐसा पाया गया है, because people believe that there are side effects of other medicines and they may also feel, जो मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो अक्सर ऐसे कहते हैं कि हमें आदत पड़ जाएगी इस मेडिसिन का, वैसे भी डॉक्टर बोलते हैं कि ये लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा मेडिसिन, तो हमको आदत पड़ जाएगी, इसलिए हमको ये मेडिसिन नहीं लेना है, हमको होम्योपैथिक मेडिसिन चाहिए, ऐसे बोलते हैं। Or when they give the history case taking, and when we take the case taking, we find the cause of the disease. Many of the times there is the psychological causes, mental causes, where they are having a lot of lifestyle disorders. They are sedentary. They have a sedentary lifestyle, बैठकर काम करना बहुत देरों तक, और फिर जो भी यानी डाइट पे कंट्रोल नहीं होता है, ओबेसिटी होती है, जो मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच आर लाइफस्टाइल रिलेटेड। And when we give them a proper counseling, diet counseling, and along with that, when we select the proper homeopathic medicine, then obviously their hypertension gets controlled. So these are about the causes and symptoms. Now, the classical way of treating essential hypertension. So ये जो प्रोसेसेस है जो कि होम्योपैथिक लिटरेचर में पाया गया है, अपने बहुत सारे होम्योपैथिक स्टैलवर्ड्स है जो टाइम टू टाइम हमको गाइड करते रहते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स थ्रू या अपने वेबिनार्स थ्रू, इसमें से हमको नॉलेज बहुत मिलता है। और वो कुछ कुछ जो प्राइमरी जो क्लासिकल वे है एसेंशियल हाइपरटेंशन ट्रीट करने का, उसमें फर्स्ट जो है प्रिस्क्रिप्शन यूजिंग टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। जैसे हमेशा की तरह हम सभी जो अलग अलग टाइप्स के डिजीजेस होते हैं उनको हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स लेकर ही प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन, मेटेरिया मेडिका और रेपर्टरी के सहायता से। तो प्रिस्क्राइबिंग यूजिंग द टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स ये एक तरह का चॉइस है जो हम एक एक मेथड है जिसके थ्रू हम चॉइस ऑफ मेडिसिन करते हैं। दूसरा जो है कीनोट प्रिस्क्राइबिंग है, और तीसरा जो है पैथोलॉजिकल प्रिस्क्राइबिंग है। तो जो प्रिस्क्रिप्शंस यूजिंग टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स है, इसमें हम पेशेंट के टोटलिटी मैच करते हैं मेडिसिन के सिम्टम्स के साथ में, बिकॉज लाइक क्योर्स लाइक, राइट। सो इसी इसी के आधारित हम मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं। आफ्टर ड्रॉइंग द टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स निकालने के बाद जो कितने ग्रुप ऑफ सिम्टम्स निकलते हैं, क्लिनिकल सिम्टम्स, ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स, सब्जेक्टिव सिम्टम्स, पैथोलॉजिकल सिम्टम्स, all the different types of symptoms as mentioned in the organon given by our Dr. Master Hahnemann, ये सब symptoms निकालने के बाद हम weightage of other factors भी लेते हैं, जैसे कि कौन सा माइजम है ये निकालते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का है, एक्सेसरी सिम्टम्स है, टेम्परामेंट क्या है। ओके, ऑल दीज निकालने के बाद फिर हम प्रोबेबल कॉज जो है वो भी फाइंड आउट करते हैं, और उसके हिसाब से हम मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं। अगर एक इसेंशियल हाइपरटेंशन का पेशेंट है, वो सोरिक भी हो सकता है, साइकोटिक भी हो सकता है, या सिफिलिटिक भी हो सकता है, और इसके हिसाब से हम माइजम फाइंड करते हैं। और क्योंकि क्रोनिक माइजम्स जो होते हैं वो लेटेंट स्टेज में हो सकते हैं, और क्रोनिक डिजीजेस हाइपरटेंशन जो है वो क्योर भी नहीं हो पाता है, तो इसको हम कंटिन्यूस मेडिसिन देकर भी हम पैलिएटिव स्टेज में भी उनको
लाकर रख सकते हैं, है ना। तो यूजुअली जो एलोपैथिक मेडिसिन है वो पैलिएटिव है, इट इज नॉट कम्प्लीटली क्योरेबल. So in these conditions where chronic miasm हो गया है and the patient is unable to be cured, at that time we can also help in palliating the symptoms and making it in a transitional stage and normal stage. After chalking out the totality symptoms, हम रेपर्टरीज रेफर करते हैं, मटेरिया मेडिका रेफर करते हैं, करेक्ट रेमेडी निकालते हैं. अगर इफ कॉन्स्टिट्यूशन इज मैचिंग एंड देन एवरीथिंग इज फाइन, देन द पेशेंट गेट्स cured also. Now, second thing is also the list of repertories and rubrics हम जो select करते हैं hypertension की. कुछ कुछ repertories जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जिसमें से हम rubrics find करते हैं hypertension के लिए, वो essential synthesis repertory, Schwann's का जो repertory है, उसमें rubric है general hypertension. इस rubric में अंदर जाएंगे तो सभी hypertension के medicines पाए जा सकते हैं, और वो रेमेडीज में जो फर्स्ट जो प्रोमिनेंट रेमेडी है, सिम्टम्स जब मैच करती हैं तो वो रेमेडी हम सेलेक्ट करते हैं. एलिमिनेटिंग मेथड करके हम उसमें से भी जो मैचिंग रेमेडी है वो निकाल सकते हैं. दूसरा रेमेडी जो मैं यूज करती हूँ फ्रीक्वेंटली, वो रेपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका बाय केंट, जिसमें जनरल पल्स हार्ड ये सिम्टम है, ये रूब्रिक है. इसके अंडर भी बहुत सारे मेडिसिन पाए जा सकते हैं. और होम्योपैथिक मेडिकल रेपर्टरी बाय मर्फी, इसमें रूब्रिक है ब्लड हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर. इसके अंडर भी बहुत सारे रूब्रिक्स पाए जाते हैं. ये तो सिर्फ रहा स्पेसिफिक रूब्रिक सेलेक्ट करके मेडिसिन निकालना. इसके साथ साथ अकॉर्डिंग टू द केस टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स वी कैन ऑल्सो फाइंड डिफरेंट रूब्रिक्स एंड देन द सेलेक्ट द प्रॉपर मेडिसिन एज वेल. So these are the rubrics only based on hypertension and the different repertories usually I use. देन की नोट प्रिस्क्राइबिंग, ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड है जो कि स्पेशली जब मैं इमरजेंसीज की बात करती हूँ, अचानक से पेशेंट आ जाता है और हमको ऐसे लगता है कि अब कौन सा मेडिसिन देना है, तो की नोट प्रिस्क्राइबिंग इज वेरी यूजफुल. तो यहाँ पर की नोट, जो की नोट्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ मेडिसिन होते हैं जो कि क्लिनिकली प्रूवन होते हैं. कई बार ये जो की नोट सिम्टम्स लेकर मेडिसिन दिया गया हो और जो ये जो हाइपरटेंशन का सिम्टम है वो रिजॉल्व हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है. तो ऐसे जो कीनोट सिम्टम्स होते हैं, सो व्हेन मेडिसिन इज सेलेक्टेड बेस्ड ऑन दीज सिम्टम्स, दिस इज कॉल्ड एज कीनोट प्रिस्क्राइबिंग. जैसे समझो एनाकार्डियम है, इसमें एंजाइनल पेन है, तो टिपिकल एंजाइनल पेन को डिस्क्राइब किया गया है जैसे लेफ्ट साइड एंजाइनल पेन, जो लेफ्ट आर्म रेडिएटिंग टू द शोल्डर एंड देन नेक, and then there is a band like sensation around the heart and chest, and then there is a plug like sensation in the anus. ये सब जो keynote symptoms है. Forgetfulness is again one of the characteristic of anacardium. Then you have two wills, one saying negative and one saying the positive. So two devils on the head, the feeling as if. सो ऐसे सिम्टम्स होते हैं, ये की नोट सिम्टम्स होते हैं. डिपेंडिंग ऑन दिस की नोट सिम्टम यू कैन सिलेक्ट दिस. सपोज ए पेशेंट आ गया इन सिम्टम्स के साथ, तो यू कैन गिव द एनाकार्डियम. अलोंग विद दैट हाइपरटेंशन इज अ क्लिनिकल सिम्टम. सो जो भी पेशेंट आता है, हाइपरटेंशन इज अ क्लिनिकल सिम्टम, ऑल द पेशेंट्स विल हैव दिस हाइपरटेंशन, जो कि डायस्टोलिक और सिस्टोलिक वो हाई हो चुका है. तो की नोट सिम्टम्स गिव्स डायरेक्शन टू द पर्टिकुलर रेमेडी. So when this medicine is selected based on these keynote symptoms, it is called as keynote prescribing. So some medicines have keynote symptoms in the domain of blood pressure. तो तब जाकर हम वो मेडिसिन देते हैं और वो पेशेंट ठीक हो जाता है. और ऐसे पेशेंट्स को मैं देख चुकी हूँ. एक जो पेशेंट था उसको मैंने एमिल नेट्रोसम दिया था सिम्टम्स के हिसाब से, कीनोट सिम्टम्स के, एंड द पेशेंट within 15 minutes the blood pressure dropped, and that was wonderful. And that was the initial start of my practice when I did this, and then that gave me confidence to further give more and more medicines, studying and doing research on this field and giving the medicines. So a doctor who doesn't have any background of like
some godfather, godmother who will set up the practice for him. It is very difficult for a person who doesn't have any, support from above, like having a godfather or having a tremendous amount of practice or and all these things. So at that time, it becomes very difficult. So that was a stage when I started practice, and I developed the confidence by practicing and practicing, and then uh, looking after patients and getting the results, and that's what gives the confidence. So, keynote symptoms of some of the medicines on hypertension. So, one of these medicine will start alphabetically. So, Adonis vernalis, here a heart medicine, after rheumatism or influenza, Bright's disease or kidneys affections. That's what is given in the Materia Medica, and where muscles of the heart are in the stage of fatty degeneration, which regulates the pulse and also increases the power of contractions of the heart with increased urinary secretion. So it is like a diuretic also. It helps, जैसे जो common allopathic medicine है which is given for the hypertension is telmisartan H, which is along with the hydrothiazide which acts as antidiuretic. तो यही काम Adonis vernalis भी करता है. Okay, but here the keynote symptom you will find that this happens, the hypertension happens after rheumatism or influenza or Bright's disease or along with kidney affections. So in this way, when you want to study the pathophysiology of homeopathic medicine, study William Burt's. William Burt में बहुत अच्छा pathophysiological symptoms दिए गए हैं. So you can understand that how pathophysiologically these homeopathic medicines work for the heart and its conditions, and also on hypertension. Also, if you want to study other diseases, liver diseases or other diseases, you can also study that William Burt, which often I refer. Then it is the most valuable in the cardiac dropsy, low vitality with weak heart. Next medicine is Allium sativum. Now, this is a medicine for high blood pressure. Allium sativum is lasun. All of you know garlic. So here, this is a medicine for high blood pressure with high cholesterol levels. This medicine helps in reducing cholesterol levels as well as lowering blood pressure. And other symptoms include pain in the chest that prevents sleep and also leads to palpitations. It has the vasodilatory properties. So that's how it helps in reducing the hypertension. Next one medicine is amyl nitrosin. It has most frequently given wonderful results for patients with hypertension, especially when the symptoms, keynote symptoms are palpitations of the heart, and similar conditions which are readily cured by it. Precordial anxiety, जब घबराहट होती है छाती में और बहुत धड़-धड़ होने लगता है, और tumultuation action of the heart, and there is pain and constriction around the heart. और ऐसे conditions में amyl nitrosum wonderfully act करती है. There is a headache also, flushes of heat, anxiety और palpitation होता है. ये सभी कीनोट सिम्टम्स हैं, और इस कीनोट सिम्टम्स में अचानक इवन कैन गिव इट इन इमरजेंसी ऑल्सो इफ ए पेशेंट इमीडिएटली कम्स इनटू योर ओपीडी, और ये सब सिम्टम्स है, यू कैन गिव एमिल नाइट्रोजन. I give it in 30 or 12 potency, and depending on the acuteness of the symptoms, and then at the age of the patient, and depending on that, I give this medicine, and it has acted very well and given good results in many cases. And aurum metallicum, again, it's a constitutional medicine along with all the mental symptoms like mental depression, suicidal tendency, cardiac symptoms. All these are indicative of this drug for the high blood pressure. Usually, aurum met is given in case, constitutional, and depending on the mental symptoms after taking a good case taking or case receiving, as you say. Another one is aurum sodium. Aurum sodium, hypertension with arteriosclerosis. And these are usually senile patients, old age patients. There is senile paresis. So these are the strong indications for aurum sodium. Another medicine is Veritacarb. Now this also has been frequently used by me
for senior citizens, where this is a drug for a old age where there's a lot of irritability. The patients are complaining and complaining, and then there is a hypertension along with it, and there is senile complaints as well. There are especially the behavioral changes which you see in these people, and that is where Beraita-CAR is indicated. Sometimes these senile patients or the senior citizens, they are very irritable and they become violent, and the family members complain about this. So there were several cases where I treated with Beraita-CAR, 30 and 200 and sometimes 1 m also. Then is Beraita-Muir. Now in Beraita-Muir, where you'll find there are changes in the arteries, arteriosclerosis is there, hypertension where systolic pressure is high and diastolic pressure is too low. This is the strong indication, keynote symptom for Beraita-Muir. Cactus grandiflorus is another medicine where there is a involvement of cardiac involvement, the heart involvement, and there is a typical anginal pain, and the constriction feeling is very much strongly indicative. And then is the cactus grandiflorus to be prescribed. So I'll just finish it first because I can't explain the total materia medica of this medicine. Keynote symptoms just you have to understand. This is keynote prescribing. Now comes the conium maculatum, where hypertension of old bachelors and old maids, the singles medicine for heart. Okay, and arteriosclerosis is there. And the whole history case taking will give you this remedy, the conium maculatum. Crataegus oxyacanthus is one medicine which has a strong effect on solvent power on the crustaceous and calcareous deposits in the arteries. That is the plaque formation. So it will dissolve that plaque formation. And here it is indicated with hypertension, cardiac symptoms such as palpitation on slight exertion and dyspnea. There is insomnia as well. The patient is unable to sleep well. And that is where Crataegus, it is also called as the cardiac tonic, as you all know. Now comes the glonoine. Glonoine hypertension, along with the congestion in the brain, causing severe headaches, especially in summer season, climacteric hypertension in the menopausal, okay, not only in females but also in males. So when we say glonoine, usually females are it comes in front of our eyes, a female menopausal age lady, with headache, congestion in the head, bursting headache and all that. And then as given in the materia medica, but here males can also be given glonoine in the climacteric age, right from the 45s to 60s, you can give the glonoine. Headache, having a haircut is one of the indication. And when suppose a male patient comes with after having a haircut, then there is a headache and high hypertension, high blood pressure, then glonoine can be indicated. You can give glonoine. Then there is a threatened apoplexy. So that's why glonoine can be given. This is a keynote symptom. Caliiodatum, hypertension with syphilitic origin. Though syphilis is now underrated, it has been given several different other names in the allopathic terminologies, but the typical lancinatic pain in the head, bone pains, along with the hypertension are indicated in this caliiodatum. So hypertension along with these symptoms you can give this caliiodatum. Calmia latifolia, also one medicine which is frequently, prescribed by me, and I found good results. Fluttering of heart with weak, slow pulse and anxiety, and palpitations were worse, leaning forward. जब भी पेशेंट आगे झुकता है, palpitation बढ़ जाता है. There is a gouty and rheumatic metastasis of the heart. You'll find tachycardia. हार्ट रेट बढ़ जाता है, पल्स बढ़ जाता है, पेन है, एंजाइनल पेन, एंजाइना पेक्टोरियस, एंड हार्ट एक्शन जो है फास्ट, रैपिड एंड विजिबल, tumultuous. So it's very violent type, and the patient
frequently gives the symptom of pain along the left shoulder and neck and the so this is Calmia latifolia keynote symptoms. Lycopodium clavatum is one of the polycyst which you all know, but that is for the usually lycopodium बोलते हैं तो usually हमारे सामने lung symptoms आ जाते हैं, लेकिन hypertension जहाँ पर gastric irritation, flatulence, craving for sweets, warm food और time modality जो 4 to 8 है, ये modality ये सब keynote symptoms है, यहाँ पर lycopodium indicate हो जाता है. So you remembering this lycopodium for these symptoms, keynote symptoms. Then is natrium mur. Natrium mur is a prominent medicine for disappointment and then a great drug for many constitutional diseases such as hyperthyroidism, goiter, Addison's disease, diabetes, and hypertension, which arise from all these diseases, okay, or associated with all these diseases. Then headache. There is a typical type of headache, hammering headache, craving for the salt. जब भी पेशेंट को पूछते हैं तो वो तो बोलेगा कि नॉर्मल है क्रेविंग, लेकिन जब रिलेटिव्स को पूछेंगे तो हाँ ये एक्सेस सॉल्ट खाता है, उसको देना एक्स्ट्रा सॉल्ट देना पड़ता है मेनू के साथ में. सो दिस इज द टिपिकल क्रेविंग ऑफ द सॉल्ट एंड मेंटल इरिटेबिलिटी and emaciation are all indicated in natramur. So keynote prescribing here for natramur. Then coming for natrum iodatum, again, syphilitic cases, tertiary syphilis is there, angina pectoris, vertigo, dyspnea, endocarditis. Associated with all this, the hypertension, natrum iodatum. So, then comes the phosphorus, again, one of the polycyst. Here, the patient, the build-up of the patient is very, characteristic build-up of phosphorus. Once you see the patient, you will immediately come to understand that picture by looking at the patient itself. Then the specific craving for ice creams and ice cold things and warm food, which gets rejected as soon as it enters the stomach, and there is a violent vomiting. Hemorrhages in hypertensive patient where blood does not easily coagulate, there is a lack of fibrin. So these symptoms will immediately lead to phosphorus. So these are the keynote symptoms. Then one of the, again, frequently prescribed medicine by me is strontium carb and spartium scoparium. So spartium scoparium is one of the very useful medicine which I found in my OPD practice. So it's spartium scoparium is a broom, okay? जो इट्स उसका इफेक्ट जो होता है वो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर को इमीडिएटली लो कर देता है. जब पेशेंट आता है समझो 180-200 है, ओके, डायस्टोलिक, और नीचे का जो डायस्टोलिक है 110 तक गया है और ऊपर का 200-210 तक चला गया है, एंड द पेशेंट कम्स, सो इट कैन बी यूज्ड एज अ पैलिएटिव. इमीडिएटली उसका हाइपरटेंशन कम करने के लिए स्पार्टियम स्कोपेरियम मैंने कई बार यूज किया है और आई गॉट गुड रिजल्ट्स ऑल्सो. Okay, so this can be used as a palliative in physiological doses to combat hypertension, arterial hypertension, but you can give it in 6C and 12C up to 30C. Lower potencies are not given in physiological doses. Mother tincture नहीं use किया है, लेकिन I have given in 6 and 12Cs and I found good results. Then is strontium carb, which is used in high blood pressure with flushed face, and there are pulsating arteries. The patient says that ये सब ठनक रहा है ना, arteries जैसे जैसे उसको, he can feel that. Okay, there is a flushed face, and the complaints are aggravated by immersing in hot water, aggravated by cold, and better by immersing in hot water. Then this is one of the useful medicines, strontium carb. Then vanadium again, constitutional prescribing along with keynote symptoms. We can understand by the constitution also. We are good at observing the patient and looking at the patient and understanding the internal mechanism, what's happening mentally and physically in the patient.
So vanadium is one of the constitutional medicine which we can give along with the keynote prescribing, a good remedy for degenerative conditions of the liver and arteries, and hypertension with the symptoms of gastrointestinal irritation, एनोरेक्सिया है, नोशिया है, वोमिटिंग है, और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस किस तरह से एग्जिबिट कर रहा है। पेशेंट कहता है कि बहुत फुलनेस है, कंप्रेस सेंसेशन है हार्ट में। ओके, ये जो सिम्टम्स बोलता है कि बहुत ब्लोटिंग जैसा लग रहा है, कंप्रेस सेंसेशन है हार्ट में, और एथिरोमा ऑफ आर्टरीज और ब्रेन एंड लिवर is found in the investigations. So here vanadium is prescribed depending on these keynote symptoms. Now, another way of prescribing, as I said, is the pathological prescribing. Okay, so depending on the pathology of the hypertension. Now, these medicines are frequently indicated depending on the pathology. Prunus virginiana, mother tincture, whenever there is a chamber hypertrophy or ventricular strain, which is indicated on the ECG. Another medicine is Pituitrinum 200. This is for the cases of hypertension with CAD, okay, coronary artery disease. Then is Rauwolfia serpentina mother tincture, violent congestion, bursting, throbbing headache, hemorrhage from nose, which have been clinically verified and proved, and it is useful in the hypertension. So Rauwolfia I have used many times. I have given prescribed this, and amyl nitrosum mother tincture. It acts as a vasodilator and relieves all the conditions resulting from the spasmodic constriction of the blood vessels. This also I have used, but not in the mother tincture, but in lower potencies. Allium sativa mother tincture I have prescribed in the form of mother tincture also in lower potencies. It causes the thinning of blood and also works as the diuretic, and thus it lowers the blood pressure. Then passiflora mother tincture. Yeah, I have used this, and mother tincture is frequently used in case where there is a lot of stress for the patient, there is insomnia, and it relieves the nervous tension, acts as a relaxant and relaxes the blood vessels. Just like the diazepam जिस तरह से दिया जाता है ना पेशेंट को सेडेटिव करके स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस के लिए, इस तरह से हम पैसिफ्लोरा मदर टिंचर दे सकते हैं जब भी पेशेंट को मेंटल स्ट्रेस है, इंसोम्निया है, इस टाइम में ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो रहा है, हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, तो हम पैसिफ्लोरा दे सकते हैं। स्पार्टियम स्कोपेरियम, जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुकी हूँ, पैथोलॉजिकल सिम्टम्स, acts as a diuretic and useful in the case of renal hypertension and hypertension with edema. Then Pescadia mother tincture, it works again as a relaxant and is a powerful sedative, just like passiflora. So these are the pathological symptoms for the medicines. Okay, there are something in the chat. Okay. Okay, so I hope my sound is clear, my voice is clear. Okay, so treatments which is based on research findings and clinical experiences. Okay, so number of times we also exchange ideas, just like I'm giving the webinar here. Similarly, I have also been attending webinars, and I have also been reading a lot, and then depending on the clinical experiences, as I give the medicines on different kinds of patients and verifying the results, we then make our own protocols, giving the medicines on the patients. So articles based on case reports, reviewing articles, clinical observational studies, randomized controlled trials, studies on the animal models, and which also provides sufficient ground to believe that a good number of studies have been conducted exploring the role of homeopathy in hypertension. So हम अलग अलग स्टडीज देख कर भी हमको समझ में आता है कि ये मेडिसिन हम दे सकते हैं पेशेंट को.
है। और जब हम वो मेडिसिन देकर पेशेंट को, हम जब अच्छा रिजल्ट मिल जाता है तो हमारी कॉन्फिडेंस बढ़ती है और हम और आगे बढ़ते हैं। तो हाइपरटेंशन में घबराने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन you have to be confident, you have to have the clinical verification of successful results, then only you know start prescribing for it. Okay, so in some studies a single medicine was used, whereas in others multiple medicines have been tried and individualized homeopathic medicine जो है, जैसे स्पार्टियम स्कोपेरियम मैंने कहा था, विस्कम एल्बम, लेकेसिस म्यूटा, बेराइटा म्यूर, रेवोल्फिया सरपेंटिना, नेट्रम म्यूर, ये सब मेडिसिन जो है इफेक्टिव पाए गए थे हाइपरटेंशन को कम करने में। ओके, अलग अलग ट्रायल्स भी कंडक्ट किए गए थे, रिसर्च स्टडीज इसमें भी पाए गए हैं। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने स्पार्टियम स्कोपोरियम यूज किया है, एमिल नाइट्रोजम यूज किया है, लेकेसिस भी यूज किया था, और बेराटा म्यूर यूज किया है, बेराटा कार्ब यूज किया है, रोल्फिया सरपेंटिना यूज किया है, नेट्रोम्यूर भी। ये सभी एक्चुअली गुड रिजल्ट्स देते हैं। और मेडिसिन जो पॉजिटिव इफेक्ट्स पाए गए हैं होम्योपैथिक रेमेडीज, ये सभी जो है हाइपरटेंशन मैनेज करने के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो ऐसे जो रिसर्च स्टडीज है, ये जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट जो होते हैं, ओके, उसको रेसिस्ट करके आए हैं, तो उसको हम स्पार्टियम स्कोपेरियम देके कम कर सकते हैं इमीडिएटली। जो पेशेंट कई दिनों से एलोपैथिक मेडिसिन ले रहा है और उसका ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा है, और वो जब आता है पेशेंट, तब उसको स्पार्टियम स्कोपेरियम देकर देखो, तब आप मुझे बताइएगा, मुझे रिपोर्ट करिएगा, बताइएगा कि हो रहा है कि नहीं कम। ओके, तो मैंने ऐसे कई कई केसेस को हैंडल किया है, जहाँ की पेशेंट आते हैं, कहते हैं कि हम ये मेडिसिन ले रहे हैं और हमको कई दिनों से ले रहे हैं लेकिन कम नहीं हो रहा है, तो उसको स्पार्टियम स्कोपेरियम देकर देकर देखो और फिर मुझे बताना। केस ऑफ हाइपरटेंशन जो है लेकेसिस म्यूटा के साथ में भी देखकर भी कम किया गया था। जैसे सिम्टम्स प्रोराइटस, वर्टाइगो, डिप्रेस्ड मूड है, एंजाइटी है, और डिस्निया है, और स्वेटिंग है, कफ भी है। और इसमें पर्टिकुलर सिम्टम्स जो लेकेसिस के हैं, जैसे बहुत बड़बड़ाना और बिन ताल के बड़बड़ाना, और देर इज अ जेलसी फैक्टर। जब उसका केस हिस्ट्री लेते हैं और मेंटल हिस्ट्री लेते हैं तो समझ में आ जाता है कि ही इज अ वेरी नो jealous type of person. Okay, these symptoms, there is a gagging, whenever there is a touching of the throat, और कुछ बांधा है, जो कॉलर लूज करके बैठता है, ये सब जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स है, तो इसके साथ में अगर ये सब सिम्टम्स है, कफ कफ भी डिसअपियर हो गया था, ब्लड प्रेशर भी कम हो गया था, तो ये सब 15 महीने तक उसका एब्सोल्युटली नॉर्मल चला लेकेसिस म्यूटा देने के बाद। तो this is how we can give the medicine depending on the studies. And along with this, also Natramur, Gloninum, Crataegus, Allium sativum, Amyl nitrosum, Calmia latifolia, Baratamur, ये सभी सिम्टम्स के हिसाब से दिया गया। और साथ में लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और डाइट कंट्रोल और फिजिकल एक्सरसाइज भी प्रिस्क्राइब किया गया, उनको काउंसलिंग देकर उनको समझाया गया है कि लाइफस्टाइल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके साथ में ये मेडिसिन भी काम करते हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर होम्योपैथिक डॉक्टर टू बी ऑल राउंडर एक्सप्लेनिंग द पेशेंट अबाउट ऑल दिस थिंग्स। As per homeopathic philosophy, any drug can be indicated depending on the totality of symptom. तो एक स्पेसिफिक हम नहीं मानते, हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल जब सोचते हैं तो होम्योपैथिक फिलोसफी के हिसाब से हम पूरा रूब्रिक्स लेकर फिर हम सेलेक्ट करते हैं, तो उसको टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स के हिसाब से मेडिसिन, जैसे पॉलीक्रिस्ट रेमडीज यूजुअली आ जाते हैं, जैसे नेट्रोम्यूर है। ओके, तो मेडिसिन लाइक नेट्रोम्यूर, रोल्फिया, कॉन्वेलेरिया, बैरेटाम्यूर, ओके, ओरमेट, यूरेनियम निट्रिकम, लाइकोपोस वर्जिनिकस, ये सभी जो है पर्सनल एक्सपीरियंस और रिसर्च के बेसिस पे हम दे सकते हैं हाइपरटेंशन के लिए। और फिर इंडिविजुअलाइज्ड होम्योपैथी है विच प्रोड्यूसेस अ सिग्निफिकेंट different hypotensive effect than a placebo has been verified. Okay, so it's just not a placebo as people say. We have experienced clinical evidence to see that homeopathy works well in reducing the hypertension and giving it a hypotensive effect.
and the medicines like natriumur, calcarea carb, sulfur, thuja, nitric acid, मेडोरिनम, ऐसे भी मेडिसिन इंडिकेट किए गए थे और एडमिनिस्टर किया गया था, ये रिसर्च प्रूव करता है। और जैसे कि ऑल्फिया सर्पेंटिना है जो कि हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, वो तो कंट्रोल करता ही है ब्लड शुगर को। और साथ में जो सिम्टम्स है इसको भी, एसोसिएटेड सिम्टम्स है इसको भी रिलीव करता है। या अब आजकल तो एक नया फैशन निकला है ना, ट्रेंड निकला है कि होम्योपैथिक पॉलीफार्मास्यूटिकल पैटेंट्स, है ना। इस पर भी कई स्टडीज हो रहे हैं, रिसर्च भी हो रहा है। तो इसमें कैसा होता है कि 4-5 मेडिसिन जो स्पेसिफिक होते हैं उनको इंक्लूड साथ में लिया जाता है और एक पेटेंट बनाया जाता है। और फिर ये जो पेटेंट है इसको रैंडम ट्रायल्स के लिए भेजा जाता है, डबल ब्लाइंड कंट्रोल्ड पैरेलल ग्रुप ऑफ कंपैरेटिव ट्रायल्स। ये रैंडमाइज ट्रायल्स होने के बाद जो रिजल्ट्स निकलते हैं, कई बार अच्छे रिजल्ट्स निकल जाते हैं, कई बार अच्छे रिजल्ट्स निकलते नहीं हैं। तो ऐसे पैटर्न्स जो होते हैं, कुछ जो सेंसिटिव पेशेंट्स हो जाते हैं उनको, उन पर स्ट्रांगली पॉजिटिव रिजल्ट्स निकल आते हैं। ओके, तो ये कॉम्प्लेक्स पम्पान करके एक कॉम्प्लेक्स होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि जिसका रिसर्च स्टडी दिया गया था। इस पर ये जो है कहा गया है कि आईएचडी, हाँ, इस्चेमिक हार्ट डिजीज के लिए बहुत अच्छा है, क्रोनिक हार्ट फेलियर स्टेज 1 और 2 के लिए भी अच्छा है, ऐसा क्लेम किया गया। आर्टेरियल हाइपरटेंशन के लिए अच्छा है, ऐसे क्लेम किया गया। और इस कहा गया है कि कार्डियक एक्टिविटी को इम्प्रूव करता है, और क्रोनिक इस्चेमिक हार्ट डिजीज के लिए, कार्डियक इनसफिशिएंसी के लिए, डिस्ट्रोफिक मायोकार्डियल चेंजेस के लिए, और वेजिटोवैस्कुलर डिस्टोनिया के लिए, ये सभी चीजों के लिए ये बहुत ही काफी असरदार है, ऐसे कहा गया और इस पर रिसर्च किया गया। तो रिसर्च करने के बाद ऐसा बताया गया है कि इसको एंटी हाइपरटेंसिव को जो है उसका इम्प्रूवमेंट हुआ था एंटी हाइपरटेंशन में, और ऐसा एंटी एंटी हाइपरटेंसिव यूजफुल है। लेकिन बाद में स्टडीज में ऐसा बताया गया है कि इट इज जस्ट नो as similar to a placebo. Now, how far these results are true, it's doubtful, but still, what I strongly believe is keynote prescribing, and prescribing on the basis of totality of symptoms. So, in acute cases, I believe in the keynote prescribing, which I usually use, and totality of symptoms, and finding the rubrics and selecting the correct remedy. That is in case of the chronic hypertension and chronic cases, that's where it works very well for me. Okay, so that's about it. So clinical evaluation of the mother tincture, okay, the Veratrum alb. Veratrum alb को भी क्लिनिकल इवैल्यूएशन हुआ था एंटी हाइपरटेंसिव। एक पायलट स्टडी कंडक्ट किया गया था तो 2014 में, और यहाँ पर सिग्निफिकेंट ड्रॉप ऑफ ब्लड प्रेशर पाया गया, सीरम ट्राइग्लिसराइड्स भी कम हुए, ओके, ये ट्रीटमेंट ग्रुप में। और इसका डुअल इफेक्ट जो है वेराट्रम आल्ब का, ये एक ऑप्टिमाइजिंग थेरेपी है हाइपरटेंशन, प्राइमरी हाइपरटेंशन के लिए। ओके, सो ये एक अच्छा स्टडी है जिसके ऊपर से हम भी वेरीफाई कर सकते हैं ये मेडिसिन देकर, और डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स। और दूसरा मेडिसिन पर स्टडी किया गया था लैकेसिस म्यूटा 30C पर, इसमें भी रिडक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर पाया गया एसेंशियल हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में। देन नेट्रिम्यूर 30C का भी एक रिसर्च स्टडी है जिसमें एसेंशियल हाइपरटेंशन पेशेंट पर उपयोगी था, और इंडिविजुअलाइज्ड होम्योपैथिक मेडिसिन प्रोड्यूसिंग अ सिग्निफिकेंट hypertensive effect compared to placebo. That was the conclusion summary which was given. So you find that individualized homeopathy and drugs such as natramur, lachesis, glonoin, gelsemium, bryonia aurum met, pulsatilla, sulfur, digitalis and belladonna, ये सभी इंडिविजुअलाइज्ड होम्योपैथी यूज करके दिए गए मेडिसिन थे जिसकी वजह से हाइपरटेंशन कम हुआ है। तो बहुतांश जो रिसर्च स्टडीज कहते हैं इंडिविजुअलाइज स्टडीज जो है इसमें हाइपरटेंशन कम हुआ है, लेकिन पेटेंट्स जो है ये
इतना असरदार होता नहीं है. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ होम्योपैथी वर्क्स एंड व्हाट डॉक्टर हैनेमन हैज सेड टू अस, that is prescribing the individualized treatment based on the basic principle of homeopathy, the prime principle of homeopathy, like cures like, is very important. तो इसी के बेसिस पर हमको ट्रीटमेंट किया तो अच्छा होगा, और मैं तो यही फॉलो करती हूँ. देन यू फाइंड दैट इन द स्टडी रोल्फ सर्पेंटिना है. डॉक्टर राजेश्वरी, सॉरी टू इंटरप्ट, आपके लास्ट 5 मिनट्स बचे हैं मैम, यस यस यस, इट्स और आपके लिए ऑलरेडी. ना कुछ कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं. अच्छा अच्छा. हाँ, तो आपका कितना बचा है अभी? अब बस हो गया, खत्म हो गया. ओके ओके. हाँ. सो अभी कॉन्स्टिट्यूशनल वर्सेस ऑर्गेनो स्पेसिफिक रेमेडीज. कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होते हैं, जैसे नक्सोमिका है, ऑरममेट है, इग्नेशिया है, करेक्ट अंडरलाइंग टेंडेंसीज. ओके. जो अंडरलाइंग टेंडेंसी, रूट कॉज जो होता है, जैसे क्रोनिक स्ट्रेस है, सेडेंटरी लाइफ है नक्सोमिका. ओके. हरी वरी एंड करी, ओके, ऑफ नक्सोमिका. ऐसे जो इनहेरेंट टेंडेंसीज होते हैं वो उसको निकाल कर करेक्ट करके अंडरलाइंग टेंडेंसीज को ठीक करता है. ओरम मेट के जैसे सिम्टम्स है, जैसे सुसाइडल टेंडेंसी है ये, और इग्नेशिया जो है क्रोनिक ग्रीफ है, एक्यूट ग्रीफ है. तो इसकी वजह से हाइपरटेंशन होता है, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देकर भी ठीक किया जा सकता है. सर्कुलेटरी रेमेडीज होते हैं और जो प्राइमरीली एक्टिंग ऑन द आर्टरीज एंड द वेन्स एंड ऑल दैट, बेराइटाम्यूर, ग्लोनाइनम एंड क्रेटिजस. ये वैस्कुलर पैथोलॉजी को एड्रेस करते हैं और हाइपरटेंशन को कम करते हैं. फिर रीनल रेमेडीज है, जैसे एपिस है, टेरिपेंटिना है, डिजिटालिस है, ये किडनी को रिलेटेड है, इसको हाइपरटेंशन के कम करते हैं, किडनी रिलेटेड हाइपरटेंशन को कम करते हैं. फिर कार्डियक रेमेडीज है, कैक्टस, एडोनिस और क्रेटेजियस. वो फेलिंग मायोकार्डियम को इम्प्रूव करता है, और इट इट हेल्प्स टू स्ट्रेंथन द मायोकार्डियम. So these are some of the medicines, organospecific medicines versus the constitutional medicines for the heart. ओके. सो कंक्लूजन क्या है कि हम होम्योपैथिक यूज कर सकते हैं प्रिवेंट करने के लिए और मैनेज करने के लिए हाइपरटेंशन. और इस तरह से दो ग्रुप्स बनाए गए हैं, क्लासिकल अप्रोच और कंटिन्यूअसली अपडेटिंग रिसर्च आउटकम. तो दोनों दोनों तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं. फर्स्ट कैटेगरी में केस टेकिंग लिया जाता है, एग्जैक्ट टू एक्सट्रैक्ट द कैरेक्टरिस्टिक क्लियर कट सिम्टम्स, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स फाइंड करते हैं और मेडिसिन मैचिंग द टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स लेते हैं. और फिर दूसरा जो है कंटिन्यूसली अपडेटेड रिसर्च आउटकम, जैसे क्लिनिकल ट्रायल से, क्लिनिकल एविडेंस से हम होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द आउटकम एंड कंक्लूजन ऑफ दिस webinar for hypertension, taking the homeopathy for the hypertension. So golden ears, silver hair, and a steady blood pressure. Life should feel that way, right? So aging gracefully with steady blood pressure is what every person desires. सभी को यही चाहते हैं. सभी लोगों को यही यही चाहते हैं कि ब्लड प्रेशर स्टेडी होना चाहिए और इसी तरह से हम ग्रो होना चाहिए. So that's about या hypertension डॉक्टर homeopathy. राजेश्वरी, आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पे कि सिस्टोलिक प्रेशर है पर इंक्रीज है पर डायस्टोलिक नॉर्मल है, तो क्या करना चाहिए? अनीता शर्मा जी पूछ रहे हैं. एक्सक्यूज मी, एक मिनट. जी. हाँ जी. हाँ, ये पूछ रहे हैं सिस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज है, डायस्टोलिक नॉर्मल है, तो क्या करना चाहिए? सिस्टोलिक हाई है और डायस्टोलिक नॉर्मल है. हाँ, तो ये स्पेसिफिक हो गया ना सिम्टम. हम्म. ओके. तो हाँ स्पेसिफिक मेडिसिन, जो आप कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन इसके लिए मेंशन कर दीजिए. हाँ, you can see, first of all, you can take Beratamur or Beratacar, both are indicated there. ओके हाँ. ओके. And first of all, I would say if acute case आ गया है where there is a variation of this, you can also give spartium scoparum. I have ओके experimented with spartium scoparum various times when I'm ओके really confused, I'm telling you, and I ओके got good results out of it. ओके. एक्चुअली मैम, हमारा टाइम ऑलमोस्ट ओवर हो गया. आपके लिए और भी क्वेश्चंस हैं चैट बॉक्स में, या तो आप इनको पर्सनली आंसर कर दीजिएगा प्लीज.
अच्छा। ऑलमोस्ट अभी हमारे हिंदी सेशन का टाइम ओवर हो गया है, अभी इंग्लिश सेशन का टाइम हो गया है, तो क्वेश्चंस मैं अभी और अच्छा। नहीं ले पा रही हूँ, ये सम चैट आर बॉक्स में। आस्किंग सम आर यस। आस्किंग दैट होम्योपैथिक मेडिसिन जो है हाँ एलोपैथिक जी। मेडिसिन के आप। साथ लेना है या नहीं। हाँ जी। तो इसका मैं बता देती हूँ कि देखो, एलोपैथिक मेडिसिन अगर आप ले रहे हो तो एब्रुप्टली बंद करना अच्छा नहीं होता है। दीज आर मटेरियल डोसेस, सो मटेरियल डोसेस होते हैं एलोपैथिक मेडिसिन के। होम्योपैथिक मेडिसिन को एब्रुप्टली बंद कर दिया तो चलता है, लेकिन हम्म। एलोपैथिक मेडिसिन को एब्रुप्टली बंद मत करो। इसको या तो टेपरिंग डोसेस में कम करना है, या तो हम्म। डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में बंद करना है। ये ओके। अच्छी तरह से याद रखना। बहुत लोग क्या करते हैं, या तो होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं डॉक्टर के पास जाके, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाके, या तो आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाकर आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं और इमिडिएटली अपने आप बंद कर देते हैं एलोपैथिक मेडिसिन। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ओके या। डॉक्टर की सलाह से ही काम करना चाहिए। जो भी एलोपैथिक डॉक्टर आप प्रेफर कर रहे हो, तो उनको आप बताकर आप उनके मॉनिटरिंग में आप करो बंद। हाँ जी। ओके उनको तो। से मॉनिटर करते हाँ। करो, या तो आप आपके होम्योपैथिक डॉक्टर के मॉनिटरिंग में करो। है ना, ओके। हाँ जी। मॉनिटरिंग से करेंगे तो फिर वो हाँ जी। अच्छा असर करेगा। कई लोग क्या करते हैं, होम्योपैथी को बहुत हाँ जी मैम, एक्चुअली कम टाइम हो गया सीरियस। है या अच्छा मैम। अच्छा, अच्छा। ओके ओके आई एम ओके। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, बट क्योंकि टाइम से हम लोग बंधे हुए हैं, क्योंकि आगे का सेशन यस फिर यस, श्योर श्योर। है ना। टाइम तो इज थैंक यू। इम्पोर्टेंट हाँ, एंड तो आई होप ये क्वेश्चंस आंसर हो गए होंगे, और अब मैं धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर राजेश्वरी राप्ता का आज के सेशन के लिए। इट वाज अ वंडरफुल सेशन मैम। थैंक यू। और आई होप कि आप आगे भी इस तरह के और टॉपिक्स के साथ हमें सेशन देंगी। तो इसी के साथ हमारा हिंदी सेशन का टाइम ओवर हो गया है, और इंग्लिश सेशन के लिए मैं हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर बीजे बिंदुराज। थैंक यू सो मच।